हेलो बच्चों, चैप्टर 2 सॉल्यूशन के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक में आ चुका हूं मैं, जिसका नाम है राउल्ट्स लॉ। आज इस वीडियो में हम सब राउल्ट्स लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, उसकी थ्योरी, उसके ग्राफ, उसके डेरिवेशन की बात करेंगे। वैसे भी केमिस्ट्री में हमें डेरिवेशन कम मिलने वाले हैं, जो मिलेंगे वो इसी चैप्टर में मिलेंगे। तो उन सारे डेरिवेशंस को भी समझना है हमें, उनसे जुड़े सारे न्यूमेरिकल्स करने हैं, सारी रिलेटेड टर्म्स को समझना है। ठीक है, मैं कई क्वेश्चंस इसमें बताऊंगा, उसके बाद जो भी क्वेश्चन बचेंगे आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। ठीक है, चैप्टर में अगर आज ही आप जुड़ रहे हैं तो इससे पहले के दोनों वीडियो देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे लिंक मिल जाएंगे लास्ट वीडियोस के। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं राउल्ट्स लॉ। तो अगर मैं कहूँ कि आप यहीं से टॉपिक डाल लें, नहीं, स्टार्ट करें, क्वेश्चन लिखें। डेराइव एन एक्सप्रेशन to calculate total vapor pressure of a solution containing two volatile liquids. Repeat कर रहा हूँ, derive an expression to calculate total vapor pressure of a solution containing two volatile liquids. अब इससे जुड़ी हुई टर्म्स पहले समझेंगे। तो जो अभी समझाने के लिए चीज़ें जो डायग्राम बना रहा हूँ वो आपके समझाने के लिए, इसे आप अलग से रखेंगे। आंसर आपका इधर चलेगा, उस पे आऊँगा। पहले अगर हम लोग डायग्राम समझ लें कि क्या होता है एग्जैक्टली, जो हमारे लिए क्वेश्चन पूछा गया वो क्या है। तो बच्चों, दो प्योर लिक्विड लीजिए और दोनों को क्लोज्ड वेसल में रखिए। उसके बाद एक मिक्सचर तैयार करिए इन्हीं दो प्योर लिक्विड्स का। माना कि प्योर लिक्विड 1 है, ये प्योर लिक्विड 2 है। एज्यूम कर सकते हो कि एक वाटर है और एक क्या है, अल्कोहल। इन दोनों को प्योर स्टेट में लिया हमने, फिर उसके बाद इन दोनों को मिक्स करने के बाद अब सोल्यूशन बनाया। तो यहाँ पे दोनों कंपोनेंट प्रेजेंट हैं, जैसा कि चैप्टर में आप सब बाइनरी मिक्सचर ही पढ़ रहे हो। ठीक है, तो यहाँ भी कितने कंपोनेंट वाला मिक्सचर दिख रहा है आपको? 2 ही कंपोनेंट है। अब इस मिक्सचर का यहाँ पे टोटल वेपर प्रेशर कितना होगा, जिसे हम पी टोटल बोलेंगे, उसके लिए आपको पूरा एक्सप्रेशन डिराइव करना है। ठीक है, तो यानी मेन आपको ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया हो, क्या हम पढ़ने वाले हैं, पी टोटल। ठीक है, तो ये प्योर लिक्विड और ये प्योर लिक्विड 2 है। तो देखो बच्चों, जैसे ये है बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट वेपराइज होगा, एवापरेशन जब होता रहेगा तो ये जो वेपर बन रही है, तो वेपर प्रेशर क्या होता है? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर, कंटेनर की वॉल्स पे जो ये प्रेशर डालेगी, साथ ही साथ प्रेशर जो एक्सर्ट करेगी लिक्विड की सरफेस पे, ये सारा प्रेशर अगर हम मेजर कर पाएँ तो ये कहलाएगा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड 1। ठीक है, ये प्योर लिक्विड कौन सा माना है हमने? 1। तो इसका वेपर प्रेशर क्या कहलाएगा? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड 1। तो इसे एक नई टर्म दे रहे हैं जो हमारे डेरिवेशन में काम आएगी, P1 नॉट। यहाँ नॉट जो लगा हुआ है, ठीक है, वो प्योर कंपोनेंट का है ना डिनोमिनेशन है, डिनोट कर रहे हैं हम लोग इसी, है ना, इससे। ठीक है, तो P1 नॉट क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड 1। ऐसे ही आप इसका वेपर प्रेशर माने, प्योर लिक्विड आपके पास जो सेकंड है उसका वेपर प्रेशर आपने मेजर किया, इसे आपने नया नाम दिया P2 नॉट। तो यहाँ पे P2 नॉट क्या टर्म है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड 2। आपको पता है कि सारी टर्म्स को आपको खुद मानना होता है जब भी डेरिवेशन या किसी एक्सप्रेशन को डिराइव कर रहे होते हैं। तो हमने कंसीडर कर लिया है या लेट कर लिया है कि 2 प्योर लिक्विड है हमारे सामने। दोनों प्योर लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो P1 नॉट है और P2 नॉट। ठीक है, अब अगर यही बात करें कि इनके मोल फ्रैक्शन की अभी, तो कोई भी अगर प्योर कंपोनेंट होता है तो उसका मोल फ्रैक्शन 1 के इक्वल होता है। जैसे यहाँ पे X2 1 होगा,
ठीक है, और यहाँ X11 होगा। अगर यहाँ सेकेंड कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन की बात करें तो उसकी प्रेजेंस ही नहीं है, तो ना ही मोल्स ना ही मोल फ्रैक्शन। ऐसे इसकी बात करें तो यहाँ X1 की वैल्यू क्या होगी, 0। बात समझ में आ रही है कि जब तक प्योर कंपोनेंट रहता है तो उसके जो भी टोटल मोल्स की बात करें, मोल फ्रैक्शन की बात करें, उसी का होता है, दूसरे कंपोनेंट का नहीं। लेकिन अगर आप जाने यहाँ पे मिक्सचर तैयार हो चुका है, और मिक्सचर अगर तैयार होता है तो आपको पता है कि दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम किसके इक्वल होता है, 1 के। तो यहाँ X1 और X2 का सम क्या आएगा, 1। ठीक है, तो इस टोटल वेपर प्रेशर की बात करें जो इस सोल्यूशन का बना है, तो इसमें दोनों कंपोनेंट वोलाटाइल लिखे हैं आपने। जो मैंने क्वेश्चन लिखाया है, एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें दोनों ही वोलाटाइल लिक्विड्स हैं, तो दोनों वेपराइज होंगे। तो यहाँ वेपर किसी एक कंपोनेंट की नहीं होगी, दोनों कंपोनेंट की होगी, क्योंकि आप जो पढ़ रहे हो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सोल्यूशन है, दोनों ही वोलाटाइल लिक्विड हैं। तो जब पहले वाले का हमने देखा तो माना कि पहले वाले का पार्शियल प्रेशर क्या है, P1, और दूसरे कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर क्या है, P2। इन टर्म्स और इन टर्म्स में डिफरेंस अच्छे से समझ लीजिए। जब सॉल्यूशन या मिक्सचर के स्टेट में रहेंगे ये कंपोनेंट्स, दोनों ही वोलाटाइल होंगे, दोनों ही वेपराइज होंगे, तो जो कंटेनर की वॉल्स में इंडिविजुअल प्रेशर रहेगा इंडिविजुअल कंपोनेंट का, उसे P1 P2 के नाम से डिनोट करेंगे। और P1 नॉट और P2 नॉट जब वो प्योर स्टेट में रहेंगे, ठीक है, प्योर लिक्विड्स के लिए P1 नॉट P2 नॉट, और जब वो मिक्सचर के स्टेट में रहेंगे तो P1 और P2 पार्शियल प्रेशर। तो यहाँ पे आपने अगली टर्म मानी, P1 क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1, ठीक है, और P2 क्या है हमारा, पार्शियल वेपर प्रेशर। इन्हें लिखते जाइएगा, ये आपके काम के हैं, डेरिवेशन में अब ये आंसर में आएंगे। ये आपके समझने के लिए था, जो डायग्राम आप बनाएं या ना बनाएं वो आपके ऊपर है, ठीक है। समझना होगा तो आप बना ही लेंगे, जिससे आपको बातें एक एक चीज़ समझ में आ जाए। अब यहाँ पे ये P टोटल क्या है, P टोटल है यहाँ पे टोटल वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन containing 2 volatile liquids। तो जिन्हें बार बार ये वर्ड भूल जाता हो बच्चों, वोलाटाइल मीन्स होता है विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू वेपर। तो वेपराइज होगा। आसपास आपके ढेर सारे ऐसे लिक्विड हैं जो वेपराइज होते रहते हैं, जैसे वाटर तो वेल नोन है, उसके अलावा अल्कोहल, ठीक है, जितने भी हाइड्रोकार्बन्स, जैसे फ्यूल्स आप यूज़ करते हैं, देखा होगा आपने कैरोसिन, ढक्कन बंद करके रखो नहीं उड़ जाएगा, तो क्योंकि वो वोलाटाइल हैं, ठीक है। HCl जो रखा होता है लैब में, उसकी ढक्कन भरी क्लोज कंटेनर में रखा रहता है, क्योंकि जैसे ही आप खोलते हैं वेपराइज होने लगता है। तो जो भी चीज़ें काहे में कन्वर्ट हो सके वेपर में, उसे क्या नाम देना है, वोलाटाइल। अब डेरिवेशन में चलते हैं, तो ये आपको समझ में आ गया हो, इसे रब कर लें हम। अब बात करें कि इन टर्म्स का यूज़ क्या होगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट भी लिखनी है आपको राउल्ट्स लॉ की, ठीक है। तो क्यों ना पहले समझ लें यहीं पे, फिर उसके बाद हम उसकी स्टेटमेंट की बात करें। तो यहाँ जो ये P1 और P2 आपको दिखाई दे रहे हैं, पार्शियल वेपर प्रेशर दोनों कंपोनेंट के, इन पार्शियल प्रेशर्स का जो सम होगा वो P टोटल के बराबर होगा। ये डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर जो हमने क्लास 11th में पढ़ा है, चैप्टर 5, कुछ याद आ रहा है स्टेट्स ऑफ मैटर में, कि डाल्टन्स लॉ ने क्या कहा था कि किसी भी गैसियस मिक्सचर को आप ले लीजिए तो यहाँ वेपर गैस की तरह बिहेव करेंगी, तो सारे इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर्स का सम जो होगा वो P टोटल के इक्वल होगा। ये डाल्टन्स लॉ, तो डाल्टन्स लॉ भी हमारे काम आएगा क्योंकि हमें डेरिवेशन में उसकी जरूरत पड़ेगी। अब बात करें राउल्ट्स लॉ कहाँ है, यहाँ पे राउल्ट्स लॉ यहीं है बच्चों। ये जो P1 आपको दिखाई दे रहा है, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1, ये इसी X1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सभी वोलाटाइल होते हैं, जितने भी कंपोनेंट वोलाटाइल हों, सभी के पार्शियल प्रेशर
उन्हीं के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी डायरेक्टली अगर आप समझ पा रहे हो कि P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा X1 के और P2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा X2 का। तो फॉर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग volatile liquids, the partial pressure of each component is directly proportional to its mole fraction। ये है राउल्स लॉ। तो स्टेटमेंट आप लिखेंगे ही, उसके पहले अगर आपको दोबारा सुनना हो तो आप राउल्स लॉ की स्टेटमेंट सुन लें, क्योंकि मैथमेटिकल डेरिवेशन में वो उसको आपको लिखना होगा। मैं ही लिख देता हूँ, चलें। तो राउल्स लॉ का स्टेटमेंट आपके सामने है। राउल्स लॉ ने कहा कि आप अगर वोलेटाइल लिक्विड्स को लेके मिक्सचर बना रहे हो, ठीक है, दोनों ही वोलेटाइल हो या एक कंपोनेंट वोलेटाइल हो, ठीक है, आगे आप सॉलिड इन लिक्विड के लिए भी राउल्स लॉ सुनने वाले हो, तो आप जो वोलेटाइल कंपोनेंट है उसके पीछे पड़िए। वोलेटाइल कंपोनेंट का जो पार्शियल वेपर प्रेशर जाके ऊपर बनेगा, वो पार्शियल प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, उसी के मोल फ्रैक्शन। यानी काम की बातें मुझे यहाँ दिखाई दे रही, ठीक है। सबसे ज़रूरी कि अगर कोई सोल्यूशन है जो वोलेटाइल लिक्विड्स का है, तो हर एक कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो उसी के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो जैसा कि अभी हमने कुछ टर्म्स को मान लिया था, कंसीडर कर लिया था, लेट कर लिया था, तो P1 पार्शियल वेपर प्रेशर था, वो X1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है, और जो P2 होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा X2 के, ठीक है। अब प्रोपोर्शनल चीज़ें होती हैं जो इक्वेट करने पे किसी न किसी की कांस्टेंट की मांग करती हैं। तो अगर अपन देखें यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू क्या आ रही है, इसी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर आपको प्योर स्टेट में दिख रहा था, यानी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट P1 नॉट X1, और यहाँ पे P2 इज इक्वल टू हो जाएगा P2 नॉट X2। ये ज़रूरी चीज़ें थी, ठीक है। अब यहाँ से डेरिवेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये आप पूरा है ना आंसर कहाँ से स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले लेट कर लेंगे सभी चीज़ों को। P1 नॉट क्या, P2 नॉट क्या है, ठीक है, X1 X2 आप पहले भी जानते हैं कि X1 मोल फ्रैक्शन है फर्स्ट कंपोनेंट का, X2 क्या है, मोल फ्रैक्शन है सेकंड कंपोनेंट का, P टोटल क्या है, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल लिक्विड्स, ठीक है। P1 और P2 सारी टर्म्स मानने के बाद आप राउल्स लॉ के स्टेटमेंट लिखिए और उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ठीक। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो इसने क्या कहा था कि अगर आपको P टोटल की ज़रूरत है, P टोटल, तो आप P1 और P2 को ऐड कर दीजिए। तो इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर्स का सम ही किसके इक्वल होता है, P टोटल के। तो यहाँ P1 की वैल्यू आप अगर इस इक्वेशन में देखें तो P1 नॉट X1 है, और P2 की वैल्यू आपको क्या दिखाई दे रही है, P2 नॉट X2। दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए। फिर उसके बाद अगर आप X1 को चेंज करना चाहें, सर क्यों X1 को ही क्यों, तो आप X2 को भी चेंज कर सकते हैं। इन केस कि मैं दोनों ही टर्म को एक ही के मोल फ्रैक्शन में रखना चाहूँ, तो आगे चल के आपको कंक्लूजन बताऊंगा तो समझ में आएगा। X1 इज इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस X2, ये आप जानते हैं सेंस पहले से ही। तो आपके सामने P1 नॉट वैसा ही रहा, X1 की जगह हमने रखा 1 माइनस X2 प्लस P2 नॉट X2, ठीक है। इसे अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, P1 नॉट माइनस P1 नॉट X2 प्लस P2 नॉट X2। इसके बाद यहाँ से कॉमन चीज़ क्या निकल रही है, अगर आपको दिखाई दे रहा हो X2, रीअरेंज कर लीजिए इक्वेशन को। इक्वेशन को रीअरेंज करने के बाद आपको दिखाई दे रहा P1 नॉट, ये प्लस वाला पहले ले लीजिए, तो P2 नॉट और माइनस वाला बाद में, और X2 कॉमन निकाल लीजिए, तो P2 नॉट माइनस P1 नॉट X2। ये है आपका फाइनल सबसे ज़रूरी फार्मूला जो आप कैलकुलेट करना चाह रहे थे। P टोटल इज इक्वल टू P1 नॉट प्लस P2 नॉट माइनस P1 नॉट X2, ठीक है। इसी के बारे में और बात करते हैं हम। अगर ये आपने लिख लिया हो तो अब हम बात करेंगे कि इसका आगे क्या काम है, ठीक है। तो अगर आप देख रहे हो
इस फाइनल इक्वेशन को कि पी टोटल इज इक्वल टू आ रहा है हमारे पास P1 नॉट प्लस P2 नॉट माइनस P1 नॉट x2। इस फाइनल डेरिवेशन में कौन कौन सी टर्म्स आपको दिख रही हैं, तो ये कंक्लूजन में चल रहा हूं मैं, तो इसलिए ध्यान से सुनिएगा। जो टोटल वेपर प्रेशर है उस सॉल्यूशन का जिसमें दो वोलेटाइल लिक्विड हैं, वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल, है ना, लिक्विड्स के प्योर स्टेट में जो वेपर प्रेशर थे। यहाँ आप P1 P2 नहीं देख पा रहे हैं, यानी अगर आपको दिखाई दे रहा हो P1 नॉट और P2 नॉट ही दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब इंडिविजुअल जो कंपोनेंट थे उनके प्योर स्टेट में क्या वेपर प्रेशर थे। अगर बातें आपको अच्छे से नहीं समझ में आ रही, फिर से सुनिए। मैं कह रहा हूँ एक सोल्यूशन था जिसमें मैंने दोनों कंपोनेंट को मिक्स किया। अब यहाँ जो टोटल वेपर प्रेशर था, ये वेपर प्रेशर किन चीज़ों पे डिपेंड करता हुआ दिख रहा है, तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कंक्लूजन कि वो पार्शियल प्रेशर से कहीं ज़्यादा इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के जो प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर थे P1 नॉट और P2 नॉट पे डिपेंड करता हुआ दिख रहा है, यानी कैलकुलेशन के दौरान कंक्लूजन समझिए। और x2 क्या दिख रहा है, एक ही कंपोनेंट का आपको मोल फ्रैक्शन दिख रहा है। तो जैसे अभी मैंने कहा कि यहाँ पे आपने जब चेंज किया था x1 को चेंज किया था, ठीक है, ऐसे आप x2 को भी चेंज करके कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली आपको क्या दिखाई देगा, किसी एक ही कंपोनेंट का आपको मोल फ्रैक्शन दिखेगा। तो मोल फ्रैक्शन जिस कंपोनेंट का दिख रहा है आपको, उसी के साथ अगर ये आप देखें तो ये सभी कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, ये वेरिएबल रहेगा आपका और पी टोटल वेरिएबल रहे, तो x2 के साथ लीनियरली बढ़ेगा पी टोटल। तो ग्राफ की बात अगर करूं मैं, तो ग्राफ में भी आ जाता हूं। उसके पहले आप कंक्लूजन ये याद रखेंगे कि इंडिविजुअल वेपर प्रेशर जितने ज़्यादा आप प्योर लिक्विड्स को मिक्स करते समय रखते हैं, जैसे अगर मैं दो कंपोनेंट मानता हूँ कि उनके इंडिविजुअल जो वेपर प्रेशर थे प्योर लिक्विड प्योर स्टेट में, तो वो 300-400 थे, उनको मिक्स किया तो मेरा जो टोटल वेपर प्रेशर आया वो अराउंड 500 आया। लेकिन मैं फिर से दो नए प्योर लिक्विड ले रहा हूँ जिनके 700-900 हैं, तो जो मेरा टोटल वेपर प्रेशर है वो 750-800 का अराउंड आ रहा है। तो यानी जैसे ही ज़्यादा वोलेटाइल लिक्विड मिक्स करोगे तो टोटल वेपर प्रेशर भी ज़्यादा आपको बढ़ा हुआ मिलेगा, और कम अगर वोलेटाइल लिक्विड लोगे यानी कम उनके वेपर प्रेशर रहेंगे तो आपका जो रिजल्टेंट सोल्यूशन है उसका भी वेपर प्रेशर कम होगा। ये बातें कह रहा था मैं यहाँ पे P1 नॉट और P2 नॉट की डिपेंडेंसी की। अब बात करते हैं x2 की, यानी सेकंड कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन जितना ज़्यादा आप बढ़ाते जाओगे उतना ही ज़्यादा पी टोटल बढ़ेगा। क्यों? इस पूरे एजम्पशन में आपको ये मान के चलना है जिससे आपको न्यूमेरिकल्स भी अच्छे से बने, और मैं न्यूमेरिकल्स में भी ये बात फोकस करने के लिए कहूँगा। बच्चों ध्यान दे लो कि यहाँ पे हमने माना है कि जो सेकंड कंपोनेंट है वो मोर वोलेटाइल है किससे, फर्स्ट कंपोनेंट से। ये बात आप दिमाग में भर लीजिए जिससे कि आपको न्यूमेरिकल्स लगाने में बहुत आसानी आए और इन सभी टर्म्स को आप जल्दी से पिक कर पाए न्यूमेरिकल में। ठीक है, इस डेरिवेशन के बाद आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना हो इसी का, तो देखिए आप सबसे पहले दो एक्सिस में कुछ टर्म्स मान लीजिए। अगर माना कि वाई एक्सिस में आपको जो दिख रहा है वो वेपर प्रेशर जा रहा है, ठीक है। उसके बाद एक्स एक्सिस में आप मान लें कि यहाँ पे मोल फ्रैक्शन सेकंड कंपोनेंट का, मैंने कहा कि लीनियरली जो सेकंड कंपोनेंट है उसी के साथ टोटल वेपर प्रेशर का रिलेशन है। तो अगर आप देखें कि यहाँ पे अगर x2 0 है तो आपको पता है कि x1 की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी 1, क्योंकि इन दोनों का सम ही 1 के बराबर होगा। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो x1 1 है यानी प्योर स्टेट में है पहला कंपोनेंट, तो उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो प्योर स्टेट में क्या कहलाएगा, P1 नॉट मैक्सिमम होगा। और जैसे ही आप इधर इस एक्सिस में देख रहे हो कि x1 धीरे धीरे डिक्रीज होगा और वो 0 होगा, और x2 बढ़ते बढ़ते आपका 1 के इक्वल आएगा। तो एक कंपोनेंट जिसका आपको दिखाई दे रहा हो कि मोल फ्रैक्शन 0 हो रहा है तो उसका पार्शियल प्रेशर घटते 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 0 तक पहुंच जाएगा, क्योंकि यही तो राउल्स लॉ है। जैसे किसी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन घटता है तो उसका पार्शियल प्रेशर घटता है, और अगर किसी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन दिखाई दे रहा हो बढ़ रहा है x2 का, तो उसका पार्शियल प्रेशर भी बढ़ता है। अगर अब आप देख रहे हो कि इस ग्राफ को मैं इससे ऊपर ले रहा हूँ, उसका रीज़न ये है कि आपने अभी लिखा था कि सेकंड कंपोनेंट मोर वोलेटाइल है किससे, फर्स्ट कंपोनेंट से।
ये एजम्पशन बहुत ज़रूरी है आपके न्यूमेरिकल्स के लिए भी, तो दिमाग में रखिएगा। अब इन दोनों को आप पीक पॉइंट पे देख रहे हो, इसका कारण यही है कि ये प्योर स्टेट के वेपरपेशन है, और जब वो मिक्सचर तैयार रहता है यानी x1 x2 कुछ ना कुछ वैल्यू रखते हैं तो ये क्या कहलाते हैं, P1 और P2। तो ये P2 है आपका और ये क्या है, P1। ठीक, इन दोनों का सम ये कहलाएगा P टोटल। तो ये P टोटल किसके इक्वल रहेगा, P1 और P2 के। ठीक है, तो इस ग्राफ में आपको ये ग्राफ अगर ऊपर चढ़ता हुआ दिख रहा है तो उसका कारण ये है कि x2 का मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है। ठीक है, तो दो और ऐसे फार्मूले समझ लेते हैं जो हम क्लास 11 में भी समझ चुके हैं और इस न्यूमेरिकल के लिए इम्पॉर्टेंट फार्मूलों में वो भी आएंगे। तो अगर हम नए दो टर्म y1 और y2 आपसे डिस्कस करें तो पहले इन्हें समझ लें ये है क्या। जैसे अगर आप एक मिक्सचर तैयार किए हैं जिसमें दोनों ही कंपोनेंट वोलेटाइल हैं, तो जो लिक्विड मिक्सचर का कंपोजिशन है वो कहलाएगा x1 और x2, यानी x1 और x2 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन लिक्विड फेज। जब ये वेपराइज होंगे तो आप देख रहे हो कि मोर वोलेटाइल आपका सेकंड कंपोनेंट है तो उसकी वेपर ज़्यादा होंगी और फर्स्ट कंपोनेंट की वेपर कम हो जाएगी। तो ऐसे केस में उसका मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में डिफर करेगा लिक्विड स्टेट की तुलना में। तो यहाँ पे नया मोल फ्रैक्शन आप मान रहे हो y2 और y1 क्या है, फर्स्ट कंपोनेंट का। तो अगर मैं y1 और y2 की बात करूं तो ये क्या है, मोल फ्रैक्शन है कंपोनेंट फर्स्ट का इन वेपर फेज, और ऐसे ही आपका जो y2 है वो मोल फ्रैक्शन है कंपोनेंट सेकंड का इन वेपर फेज। ठीक है, तो इन दोनों को निकालते कैसे हैं, तो उसके लिए फार्मूला देखिएगा, y1 इज इक्वल टू P1 अपॉन P टोटल। तो अगर आपको P1 डायरेक्टली नहीं दिया रहेगा न्यूमेरिकल में तो पहले P1 फाइंड आउट करोगे, P टोटल अगर दिया है नहीं तो उसे भी आप निकालने का ढंग जानते हो। तो इसी के इक्वल अगर आप देखें तो P1 नॉट x1 कहाँ से पा गया, ये राउल्स लॉ से, अपॉन P टोटल। ऐसे ही y2 अगर आपको निकालना है तो वही 1 माइनस y1 कर सकते हो सिंपल, या फिर इसी तरह से जैसे आपने y1 निकाला है y2 इज इक्वल टू P2 अपॉन P टोटल, या फिर P2 नॉट x2 अपॉन P टोटल। ठीक है, तो ये आपके फार्मूले हुए काम के। ठीक है, अब चलते हैं न्यूमेरिकल्स में। तो चलिए अब देखते हैं राउल्स लॉ के इस सेगमेंट से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। बच्चों इस चैप्टर के सबसे बड़े न्यूमेरिकल्स में ये आते हैं। ठीक है, स्टेप्स आपको याद नहीं रखनी पड़ेंगी क्योंकि आप अल्टीमेट गोल जानोगे कि क्या निकालना है, तो उस तक आपको पहुंचने का तरीका है ना मिलेगा कि आपके पास फार्मूले क्या हैं। एक चीज़, दूसरा न्यूमेरिकल्स में जो चीज़ें कैलकुलेशंस आपका टाइम लेंगी तो टाइम कंज्यूमिंग है, टफ नहीं। ठीक है, अगर बहुत आसान तरीके से आपको क्या गिवन है वो अगर आप अलग कर ले रहे हो, ठीक है, क्या निकालना है उसे आपने पिक कर लिया तो आसान है। बस कैलकुलेशंस अपनी स्ट्रांग रखिएगा, ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिएगा। चलिए, जैसे इस क्वेश्चन में अगर आपसे देखा जाए तो क्या दिया गया है, तो वेपर प्रेशर दो लिक्विड ए और बी। तो जैसे ही आपको वेपर प्रेशर प्योर लिक्विड्स का बोले, यानी आप नॉट वाली चीज़ें P1 नॉट और P2 नॉट, अब किसे आप P1 नॉट मानेंगे, किसे P2 नॉट। तो यहाँ बात याद रखिएगा कि जिसका वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में ज़्यादा होगा अपन उसे सेकंड कंपोनेंट मान के चलेंगे। तो यहाँ बी जो कंपोनेंट है उसका मुझे दिखाई दे रहा है 700 मिलीमीटर Hg। तो ये जो आपका कंपोनेंट है बी, इसे मैं सेकंड कंपोनेंट एज्यूम कर लेता हूँ। यानी सोल्यूशन जब स्टार्ट कर रहा हूँ तो इस सोल्यूशन में मैं सेकंड कंपोनेंट मान रहा हूँ बी और फर्स्ट कंपोनेंट मान रहा हूँ ए। क्यों? रीज़न आपका साफ है, क्योंकि सर इसका जो आपको दिया जा रहा है वेपर प्रेशर वो कैसा है, कम है सर, तो P1 नॉट और जिसका ज़्यादा है उसका P2 नॉट। तो आपने गिवन लिखा
P1 नॉट इज इक्वल टू 450 मिलीमीटर Hg और P2 नॉट आपके सामने है 700 मिलीमीटर Hg। ठीक है, इतनी चीज़ों के बाद आपसे कह रहा है फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर। ये फिर से ध्यान देने वाली चीज़, जैसे कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर बोले यानी आपको फाइंड आउट करना है x1 और x2। तो ये कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर बच्चों x1 और x2 हैं जिन्हें आपको निकालना है। उसके बाद लिखा हुआ इफ टोटल वेपर प्रेशर इज 600 मिलीमीटर Hg, यानी हमारे पास P टोटल गिवन है 600 मिलीमीटर Hg। और फाइनल आपको निकालना है आल्सो फाइंड द कंपोजिशन। फिर एक बार वर्ड आ रहा है कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज जब कह रहा है यानी हमारे लिए y1 और y2 भी क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें पानी है। अब अगर y1 और y2 के फार्मूले अपन याद करें तो P1 अपॉन P टोटल, P1 चाहिए होगा हमको, ठीक है, और P2 भी चाहिए होगा। P1 P2 के लिए क्या चाहिए होगा, राउट्स लॉ में जाएं तो P1 नॉट x1 चाहिए, तो P1 नॉट तो दिया है, x1 नहीं है अपने पास। ठीक है, अब सबसे पहला फार्मूला अगर इस है ना सेगमेंट से बात करें तो P टोटल इज इक्वल टू P1 नॉट P2 नॉट माइनस P1 नॉट मल्टीप्लाइड बाई x2। इस सारे के सारे टर्म्स में हमारे पास क्या नहीं है, तो x2 नहीं है अपने पास और बाकी सब कुछ। तो क्यों ना इसी से हम सबसे पहले x2 निकालें, x2 की मदद से x1 निकल आएगा। अगर x2 की मदद से x1 निकल आया तो आप x1 और x2 को रख के P1 नॉट से मल्टीप्लाई P2 नॉट से मल्टीप्लाई करके P1 और P2 निकाल लेंगे और P1 P2 निकल आएगा तो y1 y2 निकलते देर नहीं लगेगी। तो चले, तो P टोटल हमारे पास कितना था बच्चों 600, P1 नॉट कितना है 450, P2 नॉट कितना दिया जा रहा है 700। ये सारी चीज़ें लिख दी गई हैं आपको। ठीक है, फिर उसके बाद P1 नॉट 450, x2 हमें फाइंड आउट करना है। ट्रांसपोज किया अपन ने, कैलकुलेशंस आपको आती हैं, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जल्दीबाजी नहीं करिएगा। तो यहाँ से x2 मुझे मिल रहा है 150 डिवाइडेड बाई 250। जैसे सॉल्व करूँगा, ठीक है, तो 0.6। अब आप जान रहे हो कि मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती है, तो ऐसे ही रहने दें। यहीं से आप x1 फाइंड आउट कर सकते हैं। x1 इज इक्वल टू 1 माइनस x2, तो यहाँ पे आपका x1 आएगा 1 माइनस 0.6 यानी 0.4। फिर यूनिटलेस क्वांटिटी, तो यहाँ से x1 x2 आ गया है, तो अब आप डायरेक्ट y1 y2 की खोज में निकल सकते हैं। y1 इज इक्वल टू P1 अपॉन P टोटल बच्चों। अब P1 की वैल्यू आपको गिवन नहीं है इस क्वेश्चन में, देख लें P1 नॉट दिया है, ठीक है, P2 नॉट दिया है, तो P1 की जगह P1 नॉट x1 ले लिया अपॉन P टोटल। अब इन टर्म्स को आपको गिवन है तो उन्हें देख लें, तो हमें क्या गिवन है P1 नॉट 450, x1 कितना है अपना 0.4, तो अपन ने रखा 450, 0.4 हो गया मोल फ्रैक्शन अपॉन P टोटल कितना हो गया 600। आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। .3 ये आपके y1 की वैल्यू हुई। और y2 के लिए आप क्या करें, y2 इज इक्वल टू 1 माइनस y1, तो यहाँ से निकल के आएगा 1 माइनस 0.3 यानी 0.7। ये आपका कंपोजिशन हो गया वेपर फेज का। तो न्यूमेरिकल में किस पाथ से जाना है वो देख लें कि जो चीज़ें गिवन नहीं हैं उन्हें आप पहले पिक करेंगे और उन तक पहुंचने के लिए जो गिवन आपको क्वांटिटीज़ हैं उन है ना का है ना डिमॉन्स्ट्रेशन करने के बाद फार्मूले अपने दिमाग में लाइए और फार्मूले में रखते हुए निकाल लेना। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल में चलते हैं। तो इससे जुड़े हुए क्वेश्चन कई पाएंगे आप, जैसे एक्सरसाइज का 2.38 आपके सामने दिख रहा है। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में आप 2.16 क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जो गए हैं ये राउट्स लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं।
ठीक, तो इसमें क्या गिवन है, कहाँ तक पहुँचना है, फिर हम फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले बेंजीन और टॉलुइन, तो बोर्ड आपको जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो इनके फार्मूले देता है, कई बार ब्रैकेट में आपको डायरेक्ट मोलर मास दे देता है। फिलहाल हम निकालेंगे इन सब के मोलर मास कैसे, वो आप देखेंगे ही। ठीक है, बेंजीन और टॉलुइन का एक आइडियल सोल्यूशन बन रहा है। आइडियल सोल्यूशन नेक्स्ट सेगमेंट है, स्टॉप है ना, इसी सेगमेंट के आगे आपको मिलने वाला है। वो सोल्यूशन जो राउट्स लॉ को फॉलो करते हैं ओवर द इंटायर रेंज, कैसे भी मिक्स करिए वो हमेशा फॉलो करें किसको, राउट्स लॉ को। बहुत डिटेलिंग में है, इंटरेक्शंस भी समझेंगे, अच्छे से डिटेल में समझेंगे आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन। ठीक है, फिलहाल इस चैप्टर में आगे ही है। अभी हम ये देख रहे हैं कि ये दोनों को मिक्स किया जा रहा है। प्योर स्टेट में आपसे कहा जा रहा है, देखें अगर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एंड टॉलुइन एट 300 केल्विन 50.71 मिलीमीटर एच जी किसका है, बेंजीन का। ठीक है, तो प्योर बेंजीन जो आपको दिखाई दे रहा है उसका दिख रहा है 50.71। ठीक, दूसरे वाले यानी टॉलुइन का आपको दिख रहा है 32.06। किसका ज़्यादा है सब बच्चों, सर यहाँ पे बेंजीन का ज़्यादा है। तो अपन सोल्यूशन में सबसे पहले कंपोनेंट्स को एज्यूम कर लें कि हमारा सेकंड कंपोनेंट सर यहाँ पे बेंजीन है और जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो हमारा टॉलुइन है। क्यों एज्यूम कर रहे हो ऐसा, क्योंकि जिसका आपको ज़्यादा दिखेगा वेपर प्रेशर उसे आप हमेशा सेकंड कंपोनेंट मान के चलोगे। अब आपके न्यूमेरिकल में क्या गिवन है वो आप है ना रेड करते जाइए कि गिवन हमारे पास क्या है। सर सबसे पहले P1 नॉट मतलब टॉलुइन को माना है, उसका प्योर वेपर प्रेशर ये रहा 32.06 mmHg। उसके बाद P2 नॉट की बात करें अगर तो यहाँ पे 50.71 mmHg दिया है बेंजीन का। तो बेंजीन को अपन ने कौन सा कंपोनेंट माना है, सेकेंड, क्योंकि वो ज़्यादा है उसका वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में। फर्स्ट किसको माना है, टॉलुइन को। अब मुझे क्या निकालना है, तो कह रहा है कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज, यानी मुझे यहाँ Y2 निकालना है। याद करिए मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज Y1 Y2 थे। अब Y2 कहने का मतलब बेंजीन, तो बेंजीन का निकालना है तो Y2 निकालोगे तो लगे हाथ अपन Y1 भी निकाल देंगे, 1 से तो माइनस करना है। ठीक है, अब यहाँ पे उसका मास दिया जा रहा है कि बेंजीन कितना है इस सोल्यूशन में और कितने के साथ मिक्स किया गया है, 100 ग्राम टॉलुइन से 80 ग्राम बेंजीन। तो यहाँ पे मुझे W2 दिया गया है 80 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट जो भी आपने देखा। तो सेकंड किसके कंपोनेंट माना है, बेंजीन को, और W1 आपने को दिया जा रहा है कितना, 100 ग्राम। ठीक, अब आप जान रहे हो ये किसका मास है, बेंजीन का, तो इसी का मोलर मास ले लीजिए। मोलर मास अगर बेंजीन का निकालेंगे उसके फार्मूले से तो ये आ गया C6H6 बोले तो यहाँ 72 + 6 यानी 78 ग्राम पर मोल। मास और मोलर मास की मदद से अपन क्या निकाल सकते हैं, मोल्स। तो मोल्स इज इक्वल टू W2/m2। ठीक है, इस फार्मूले को अगर अप्लाई करें तो मास कितना मिला हुआ है, 80 ग्राम अपॉन 78। कैलकुलेट करोगे तो थर्ड डिजिट तक जाना बच्चों डेसिमल के बाद, तो आपका राउंड अप करने के बाद ये मोल्स मिल गए किसके, बेंजीन के। ऐसे ही जब आप तो यहाँ से मिल गया आपको मोल्स ऑफ बेंजीन। अब चलते हैं मोलर मास की बात करूँ अगर कि टॉलुइन का फार्मूला हमें दिया जा रहा है कितना, C7H8 यानी आपका हो गया कितना 84 + 8 यानी 92 ग्राम पर मोल। आपका मोलर मास हो गया किसका, टॉलुइन का। ये टॉलुइन का हो गया और ये बेंजीन का। इसकी मदद से आप मोल्स निकाल लें किसके, अब आपको मोल्स निकालने हैं टॉलुइन के। तो W1/M1, तो यहाँ से निकल के आएगा 100 ग्राम आपको दिया गया था टॉलुइन का मास और इसका मोलर मास आया 92। डिवाइड करने के बाद पॉइंट के डेसिमल पॉइंट के थर्ड डिजिट तक जाना है और राउंड अप कर लेना है बच्चों। एग्जैक्ट आंसर अगर आप आंसर शीट से मैच कराना चाहो तो। ये मोल्स क्यों निकाले मैंने बच्चों, मोल फ्रैक्शन अगर मैं लिक्विड मिक्सचर का नहीं निकालूंगा, ठीक है, तो मुझे टोटल वेपर प्रेशर नहीं मिलने वाला। P total इज इक्वल टू P1 नॉट P2 नॉट
और x2 की जिक्र आएगी। तो यहाँ पे P1 नॉट P2 नॉट तो हैं, लेकिन मेरे पास x1 और x2 नहीं है। तो x2 की मदद के बिना आप टोटल वेपर प्रेशर नहीं पाओगे, और टोटल वेपर प्रेशर नहीं पाओगे तो P1 और P2 नहीं पा पाओगे। ठीक है, तो y1 y2 तक जाने के लिए आपको पहले इन सब तक से गुजरना है। तो चले, अगर आप चल रहे हैं किसमें कि अगर मुझे x2 पता करना है, x1 पता करना है, तो x2 इज इक्वल टू x2 n2 अपॉन n1 प्लस n2। अगर n2 की बात करें तो कितने मोल्स आए थे n2 के, यहाँ पे 1.026 अपॉन 1.026 प्लस 1.087। ये क्या है बच्चों, सोल्यूशन के टोटल मोल्स ये हो गए, और जिस कंपोनेंट का आप मोल फ्रैक्शन निकालना चाह रहे हो उसके मोल्स ऊपर रखोगे। इसे आप सॉल्व करोगे टोटल, है ना, सम करने के बाद, तो यहाँ से मोल फ्रैक्शन जो आपका सेकंड कंपोनेंट का आएगा उसकी वैल्यू आएगी आपकी 0.48। मोल फ्रैक्शन है जिसकी यूनिट नहीं होती है, तो यहाँ से आप x1 भी फाइंड आउट किए रहो, तो x1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस x2, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 0.48, ये वैल्यू आ जाएगी 0.52। दोनों के मोल फ्रैक्शन आ चुके हैं। मोल फ्रैक्शन की मदद से अब आप पी टोटल निकाल लो। पी टोटल इज इक्वल टू P1 नॉट प्लस P2 नॉट माइनस P1 नॉट x2। यहाँ आप वैल्यू रखें अगर 32.06 प्लस 50.71 माइनस 32.06 मल्टीप्लाइड बाई x2। यहाँ x2 कितना हो जाएगा 0.48। यहाँ से सॉल्व करने के बाद 13.06 प्लस 18.65, इन दोनों को आप माइनस करने के बाद पा रहे हैं, और फाइनल पी टोटल इसे सॉल्व करने के बाद जो आ रहा है वो 41.01। आप ये वैल्यू निगलेक्ट भी कर सकते हैं, एग्जैक्टनेस के पीछे अगर जाना है तो आप रखे रहें। तो यहाँ से पी टोटल मिल गया है। अब आप y2 डायरेक्ट फाइंड आउट करें, तो y2 इज इक्वल टू है P2 अपॉन पी टोटल, और अगर P2 निकालना चाह रहे हैं तो P2 नॉट x2 अपॉन पी टोटल। यहाँ P2 नॉट आपको जो दिया गया था वो कितना था 50.71, तो आपने रखा 50.71। x2 की वैल्यू जो आपके पास आई थी 0.48 अपॉन आपका आएगा पी टोटल कितना 41.01। तो ये सॉल्व करने के बाद एग्जैक्ट आंसर तक पहुंच रहे हैं अपन, तो ये निकल के आ रहा है 0.59। अब अगर इसे कैलकुलेट करना, आपको पता है कि डेसिमल हटा के आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करते रहिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपने y2 निकाला है तो लगे हाथ आप y1 भी निकाल दीजिएगा। y1 इज इक्वल टू 1 माइनस 0.59 इज इक्वल टू 0. ये हो जाएगा आपका 41। तो ये दोनों ही आप निकाल दीजिएगा, ठीक है। तो इस चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड है आप एग्जाम्पल को भी 1-2 एज्यूम करके लगाइए। सारे मोलर मास कई बार गिवन होते हैं, आपको निकालने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि कैलकुलेशंस में टाइम लगेगा। इसका आंसर वो आपको आसान करता है कि आप मोल, है ना, मोल्स निकालने में आसानी से वैल्यूज़ पा जाएं। थोड़ा सा नंबर्स भी, मास भी ऐसे दिए जा रहे हैं कि वो सिंपल डिवाइड हो जाएं, तो बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं बनाए जाते हैं कम्पिटेटिव में। लेकिन आपको ये डेसिमल्स हटा के लेकिन थोड़ा सा हार्ड नंबर्स दिए जाते हैं, जैसे आपका थोड़ा सा टाइम लगे और आप क्विक जल्दी से कर पाएँ क्या कैलकुलेशंस। चैप्टर के और भी न्यूमेरिकल्स से हम जुड़ेंगे। आपके कमेंट बॉक्स में मैं देखना चाहूँगा कि क्वेश्चंस आप भेज रहे हैं, ठीक है, उनको हम डील करके सोल्यूशन आप तक पहुँचाएँ, ठीक है। धन्यवाद।